तो हमारा आज का पहला और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल यानी कि वुमेन सिंगल का खिताब जीता है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नाओमी ओसाका, और ये जापान से है। चलो मैं क्वेश्चन में आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट के बारे में बता देता हूं। क्यों बता देता हूं? क्योंकि देखो, अगर ईश्वर ने चाहा और आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हम इस करंट सेशन की सीरीज को थोड़ा लंबा लेकर के जाएंगे। तो फिर आगे हमें वापस से ओपन देखने को मिलेगा, तो आप वहां पे कंफ्यूज ना हो जाओ कि यार हमने ओपन तो पहले पढ़ लिया था, ये कौन सा ओपन है। इसलिए मैं आपके माइंड में थोड़ा सा कच्चा चित्र बनाना चाहता हूँ। साल में 4 बार ग्रैंड स्लैम होते हैं टेनिस टूर्नामेंट। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और लास्ट में होता है यूएसए ओपन। जनवरी अभी चल रहा है तो जनवरी में होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर मई जून में होगा फ्रेंच ओपन, फिर जून जुलाई में होगा विंबलडन ओपन और फिर अगस्त सितंबर में होता है यूएसए ओपन। इनके कोर्ट भी मैं आपको बता देता हूँ, मतलब जहां जिस मैदान पर ये खेलते हैं ना वो कोर्ट, क्योंकि ये भी प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो देखो, ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएसए ओपन का जो कोर्ट होता है, जो मैदान होता है, वो कैसा होता है? हार्ड होता है। ठीक है, तो ऐसे याद रख लो। अभी क्या चल रहा है? जनवरी, जनवरी में ठंड है, ठंड में चीजें कैसी होती है? हार्ड। और लास्ट आते आते हम दिसंबर के किनारे तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो उसमें भी क्या आ जाएगी? ठंड। तो वो भी कैसा हो गया? हार्ड। तो इस तरह से याद हो जाएगा, ये दोनों ऊपर ऊपर और नीचे नीचे वाले हार्ड होते हैं। हमने कहा फ्रेंच ओपन कब होता है? मई जून में। मई जून में क्या होती है? गर्मी। गर्मी से हमें याद आता है रेगिस्तान। रेगिस्तान में क्या है? रेत, यानी कि इसका जो मैदान होता है मिट्टी का होता है। विंबलडन में कब होता है? मैंने क्या कहा था? जून जुलाई में होता है। और जून जुलाई में क्या होती है? बारिश। बारिश होती है तो हर जगह क्या उगती है? घास। तो इस तरह से याद रख लो, इसका मैदान किसा है? घास का है। तो अभी क्या चल रहा है? जनवरी, जनवरी यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन चल रहा है। और इसमें वुमेन सिंगल का रिजल्ट आ गया है और जिसे जीत लिया है नाओमी ओसाका ने, जो कि जापान से है। अच्छा, इन्होंने किसको हराया? तो पेत्रा क्वितोवा को हराया है, जो कि सिजेक रिपब्लिक से है। अच्छा, अगर आपको याद हो कि 2018 का जो लास्ट वाला ग्रैंड स्लैम हुआ था, लास्ट में कौन सा होता है? यूएसए वाला। तो यूएसए ओपन 2018 का भी किसने जीता था वुमेन सिंगल का खिताब? नाओमी ओसाका ने ही जीता था। और याद रखना, विश्व की नंबर 1 रैंकिंग पाने वाली ये पहली जापानी खिलाड़ी है। अच्छा देखो, कल ही मेन सिंगल के भी रिजल्ट आ गए हैं। तो दुनिया के नंबर 1 टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच ने इस बार का ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीत लिया है। अच्छा, इन्होंने किसको हराया है? तो राफेल नडाल को हराया है। अच्छा, मैं आपको बता दूं मैंने क्या कहा, इस बार का भी इन्होंने जीत लिया है। तो शब्दों पे ध्यान दें, मतलब इन्होंने पहले भी जीते होंगे तो वही बता रहा हूं। नोवाक जोकोविच ने 7 बार फाइनल में एंट्री ली है और ये 7 बार ही खिताब जीत गए हैं, यानी कि आप देख सकते हैं 100% जीत का रिकॉर्ड रहा है इनका। तो इस प्रश्न से आपको क्या याद रखना है? 2019 का पहला ग्रैंड स्लैम हुआ ऑस्ट्रेलियन ओपन और उसमें वुमेन सिंगल का खिताब जीता है जापान की नाओमी ओसाका ने। किसको हराया है? तो सिजेक रिपब्लिक की पेत्रा को हराया है। मेन सिंगल में बात करेंगे तो नोवाक जोकोविच जीते हैं, किसको हरा करके? राफेल नडाल को। अगर बताऊं ये किस देश से हैं, तो नोवाक जोकोविच हैं सर्बिया के और राफेल नडाल हैं स्पेन के। तो आप इसे एक बार याद रख लो, भूलने मैं आपको नहीं दूंगा, ये मैं गारंटी लेता हूं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे सर्वश्रेष्ठ मिनी रत्न पीएसयू पुरस्कार मिला है? पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को। तो अभी हाल ही में नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को सर्वश्रेष्ठ मिनी रत्न पीएसयू पुरस्कार मिला है। अच्छा, ये है कहाँ पे? तो आंसर होगा ये असम पे है। और ये पुरस्कार इसे क्यों मिला है? तो इस कंपनी ने देश के विकास में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ना, उसके लिए इसे ये अवार्ड दिया गया है। और ये क्या है? एक मिनी रत्न कंपनी है। अच्छा देखो, आपको पता है ना, मैं आपको चीजों को लिंक करा करा के पढ़ाता हूँ। तो देखो, फिर मैंने क्या कहा, ये एक मिनी रत्न कंपनी। और मिनी रत्न नाम सुनते ही आपको याद आना चाहिए 30 नवंबर का करंट अफेयर्स। मैंने उसमें आपको पढ़ाया था कि एनपीसीसी यानी कि नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड को मिनी रत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया ना प्रश्न। इस कंपनी को मिनी रत्न कंपनी का दर्जा मिला था, नहीं पढ़ा तो अब याद रखना। और ये आपको तभी याद आएगा जब आप डेली हमारा करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे। तो डेली करंट अफेयर्स पढ़ने की आदत आप डालिए, लिंक करा करा के चीजों को याद कराने की आदत मैं डालूंगा। देखो, बेसिकली भारत सरकार ने कंपनीज को 3 दर्जे दिए हुए हैं, मिनी रत्न, नवरत्न, महारत्न। तो यहाँ किसकी बात हो रही है? सर्वश्रेष्ठ मिनी रत्न पीएसयू पुरस्कार की, जिसे जीत लिया है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने। देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला? पीएसयू, पब्लिक सेक्टर यूनिट। तो इसका भी समझ लो ये होता क्या है। बिल्कुल सिंपल में अगर मैं आपको समझाऊं एक लाइन में, जैसे कोई भी एक कंपनी है, उसमें गवर्नमेंट का शेयर अगर 51% से ज्यादा है तो वो कंपनी क्या कहलाएगी? पब्लिक सेक्टर यूनिट। खत्म बात। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में इस बार के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सिरिल रामाफोसा। तो इस बार के हमारे गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे सिरिल रामाफोसा, जो कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं।
अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि ये जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे ना, सिरिल रामाफोसा, ये दूसरे प्रेसिडेंट हैं जो कि इस बार हमारे रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस पे गेस्ट थे। इसका मतलब क्या हो गया, पहले भी कोई रह चुके हैं साउथ अफ्रीका से प्रेसिडेंट जो कि हमारे रिपब्लिक डे पे गेस्ट बन के आए थे। तो फिर आंसर होगा हाँ, नेल्सन मंडेला 1955 में आ चुके हैं। अच्छा, इसी के साथ मैं बता दूं, जब ये यहाँ पे आए हैं तो इनके साथ हमने यानी कि भारत ने 3 वर्षीय रणनीतिक कार्यक्रम पर भी समझौते किए हैं। अब ये क्या हुआ, मतलब आपको समझ में नहीं आया होगा। 3 वर्षीय रणनीतिक देखो क्या हो गया, मतलब कई फील्ड है जैसे कि रक्षा क्षेत्र हो गया, व्यापार क्षेत्र हो गया, टूरिज्म हो गया। इन फील्डों में, इन सभी क्षेत्रों में 3 सालों के सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ है भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में। अब सिरिल रामाफोसा जो कि साउथ अफ्रीका से हैं, जो इस बार हमारे रिपब्लिक डे पर गेस्ट बन करके आए हैं। तो देखिए, साउथ अफ्रीका के बारे में तो मैंने कल या परसों भी आपको बताया था। आज मैं आपको गणतंत्र दिवस के बारे में थोड़ा बहुत बताता हूँ। तो सबसे पहले तो इस बार का जो हमने गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे मनाया है, ये कौन से नंबर का है? तो आंसर होगा 70वें नंबर का है, 70th है। अच्छा, ये जो गणतंत्र दिवस है, ये मतलब इस दिन हुआ क्या था, हम क्यों मनाते हैं इसे? तो इस दिन हम 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। तो अगर आपसे देखो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए ना कि पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था, तो आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को। अब 26 जनवरी 1950 से आपको कुछ याद आ रहा होगा, चीजें लिंक करके याद करा रहा हूं मैं अब आपको। हमने कल या परसों ही पढ़ा था कि इससे एक दिन पहले क्या हुआ था, यानी कि बात हो रही है 25 जनवरी 1950 को। तो मैंने आपको बताया था, भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को। तभी तो 25 जनवरी को मतदाता दिवस बनाया था अपन ने, याद आ रहा है? कल या परसों ही मैंने आपको बताया था। चलो, एक और क्वेश्चन काफी बनता है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर तिरंगा कौन फहराता है? अब दो ऑप्शन पे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट। तो देखो आंसर होगा प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं लेकिन इंडिपेंडेंट डे के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन, लाल किले में। अच्छा देखो, यहाँ पे एक और प्रश्न पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट को कितने तोपों की सलामी दी जाती है? तो आंसर होगा 21। अब फिर से मैं आपको लिंक करा रहा हूँ चीजें। 21 से आपको कुछ याद आना चाहिए। देखो, कल या परसों ही मैंने आपको बताया था कि पहले मतदाता की जो उम्र होती थी ना मतदान करने की, कितनी होती थी? 21। लेकिन बाद में उसे घटा करके 18 कर दी गई। तो प्रश्न यहीं से बनता है कि ये 21 से 18 उम्र कब करी गई? तो आंसर होगा 1988। ठीक है, तो हो सकता है आप लोग भूल गए हो। भैया आप लोग भूल गए हो, तभी तो मैं आया हूँ आप लोगों के पास, आपको चीजें लिंक करा करा के याद कराने के लिए। तो देखो, वैसे तो इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। हमारी एक स्टूडेंट है, हमारी एक सब्सक्राइबर है, नाम है अनुरिमा गोस्वामी, उन्होंने मुझे काफ़ी क्वेश्चन भेजे हैं। अगर आप लोग इच्छुक हैं तो मैं इस पे एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा उन सभी क्वेश्चंस पे, और अगर आपके पास भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड कर दीजिएगा ताकि कोई क्वेश्चन रह ना जाए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने कलाम सेट V2 और माइक्रोसेट आर दोनों उपग्रहों यानी कि सैटेलाइट को कहां से लॉन्च किया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश से। तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो ने 2 सैटेलाइट जिनके नाम क्या है, कलाम सेट V2 और माइक्रोसेट आर को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। और इस तरह से मैं आपको बता दूं, आप देखो 2019 का ये पहला लॉन्चिंग है, तो ये वैसे ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। अच्छा देखो, इन सैटेलाइट को किस लॉन्च व्हीकल के द्वारा भेजा गया है? तो फिर वो भी आपको याद रखना है, PSLV C44। अच्छा देखो, आपने काफी बार सुना होगा PSLV होता है, एक होता है GSLV। तो इनमें बीच में बेसिक अंतर क्या होता है, मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है, एक बार फिर बताता हूं। तो देखो, पहले तो आप देखो PSLV की फुल फॉर्म क्या होती है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो सिंपल सा समझना कि PSLV क्या होता है, जो हल्की सैटेलाइट्स होती है ना, जैसे कि अर्थ को ऑब्जर्व करने वाली जो तरह की सैटेलाइट्स होती है, उनको ले जाने के काम आता है। उसी तरह से अगर बात करेंगे GSLV की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। और ये भारी सैटेलाइट्स होती हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पे कम्युनिकेशन वाली सैटेलाइट्स होती हैं, उनको ले जाने के काम आता है। यानी कि GSLV भारी सैटेलाइट को, PSLV हल्की सैटेलाइट को ले जाने के काम आता है। अच्छा देखो, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि ये जो आपका कलाम सेट नाम का जो सैटेलाइट है, ये खुद एग्जाम में क्वेश्चन बनाने लायक है। कैसे? क्योंकि पहली चीज मैं आपको बता दूं, ये स्टूडेंट के द्वारा बनाया गया है, आपकी तरह नन्हे मुन्ने बच्चों ने इसे बनाया है, और ये दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट सैटेलाइट है। अच्छा, किन बच्चों ने बनाया है, कहाँ के स्टूडेंट है वो? तो हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, चेन्नई के जो स्टूडेंट हैं, उन्होंने इसे बनाया है। वजन की बात करेंगे तो लगभग 1.2 kg इसका वजन है। अच्छा देखो, इसरो ने इसको भेजा है, तो इसरो के बारे में मैं आपको बताता हूँ।
तो सबसे पहले तो आपको इसरो की फुल फॉर्म याद रखनी है, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। और देखिए, अंतरिक्ष विभाग का गठन कब हुआ था ये भी मैं आपको बताता हूँ, 1972 को, और 1 जून 1972 को इसरो को अंतरिक्ष विभाग में शामिल कर लिया गया था। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। और इसके चेयरमैन कौन है? के शिवान है। और देखो, मैं आपको बताया था, रेलवे ग्रुप डी में एक बार पूछा गया कि रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो फिर आंसर क्या होगा? ये इन्हीं के शिवान को जाना जाता है। और देखो, इसका जो मोटो है ना, वहां से भी कई बार प्रश्न बन जाते हैं। क्या है इसका मोटो? स्पेस टेक्नोलॉजी इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। और देखिए, आजकल करंट अफेयर्स में इसरो से जो सबसे गर्मा गर्म टॉपिक चल रहा है ना, वो क्या है? 30 दिसंबर के करंट अफेयर्स में मैंने आपको बताया था कि देश के पहले मानव मिशन को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। अच्छा, मंजूरी तो मिल गई है, लेकिन इस मानव मिशन का नाम आपको पता होना चाहिए। क्या है? गगनयान मिशन। और ये गगनयान मिशन एक्चुअल में है क्या? भाई, हमने कहा मानव मिशन को मंजूरी मिल गई कैबिनेट से, उस मानव मिशन का नाम भी हमने देख लिया, गगनयान मिशन। अरे लेकिन इसका मतलब होता क्या है? तो मैं आपको बताता हूँ सिंपल शब्दों में। इसरो 3 लोगों को 2022 तक अंतरिक्ष में भेजेगा 7 दिनों के लिए। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर ये मिशन हम सक्सेस मिल गई हमें, तो पूरी दुनिया में हम चौथे देश होंगे इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने वाले। और इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था 12 जनवरी के करंट अफेयर्स के वीडियो में, कि इस मिशन के लिए इसरो ने बेंगलुरु में एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर को स्थापित करेगा इसरो। अच्छा देखो, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि प्रथम अंतरिक्ष यात्री आपके कौन थे, तो आंसर होगा राकेश शर्मा। और इसी के साथ एक पॉइंट में आपको हमेशा लिंक करा के याद कराता हूं कि अक्टूबर में अभी आईडीबीआई बैंक के प्रमुख कौन बने थे, तो उनका भी आंसर क्या होगा? राकेश शर्मा। तो एक तीर से दो शिकार वाली बात हो जाती है, जो मैं आपको लिंक करा के याद कराता हूँ, क्योंकि जब आप चीजें लिंक करके पढ़ते हो ना, तो फिर आप कभी नहीं भूलते हो। अच्छा, अभी रेलवे ग्रुप डी के जो एग्जाम हुए थे ना, वहां पूछा गया था कि भारत का पहला सैटेलाइट कौन सा था, तो आंसर होगा आर्यभट्ट था। और इसे बनाया था इसरो ने, और इसे छोड़ा कब गया था? 1975 में। और हमारे एक स्टूडेंट है, हमारे एक सब्सक्राइबर है, नाम है सूरज। उन्होंने एक क्वेश्चन मुझे बताया था कि उनके एग्जाम में आया कहीं ना कहीं, क्या क्वेश्चन आया था कि फादर ऑफ इसरो के नाम से किसे जाना जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? फिर हमें भी याद रखना है, विक्रम साराभाई। तो मैं कहता हूं, अगर आपने कोई पेपर वेपर दिया है या कोई एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है, तो आप मुझसे शेयर करा करो एग्जाम, एग्जाम की डेट और वो क्वेश्चन के साथ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आधार कार्ड किस देश की यात्रा के लिए एक वैध यात्रा दस्तावेज यानी कि वैलिड डॉक्यूमेंट बन गया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए और बी, नेपाल और भूटान। तो अब अगर आपकी उम्र 15 से कम है और 65 से ज्यादा है, तो आप नेपाल और भूटान की यात्रा पे जा सकते हो केवल आधार कार्ड के थ्रू। हाँ जी, क्योंकि अब आधार कार्ड 15 से कम और 65 उम्र से अधिक आयु के भारतीयों के नेपाल और भूटान की यात्रा के लिए एक वैलिड डॉक्यूमेंट बन गया है। पर अगर आप सोच रहे हो कि यार आपकी उम्र तो 15 साल से ज़्यादा है और 65 से कम है, तो फिर क्या आधार कार्ड वैलिड होगा आपके लिए? तो भैया फिर माफ़ करना, आधार कार्ड का उपयोग करके आप नेपाल और भूटान की यात्रा पे नहीं जा सकते हो। हाँ, फिर वही जो नॉर्मली होता है, पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा उसके लिए तो आपको। हाँ, लेकिन जैसा कि आपको पता है, नेपाल और भूटान जाने के लिए फिर आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आपको इस प्रश्न से क्या याद रखना है? आधार कार्ड किस देश की यात्रा के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट बन गया है, तो आंसर होगा नेपाल और भूटान। इन दोनों देशों के नाम याद रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में उड़ान योजना के तहत कितने मार्गों को पुरस्कृत किया गया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 235। तो अभी हाल ही में भारत सरकार की उड़ान योजना के तीसरे चरण के तहत ऑपरेटरों को 235 मार्ग प्रदान किए गए हैं। ये मार्ग मतलब आपको समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब हो गया रूट, मतलब हवा में जिस रास्ते से हवाई जहाज जाते हैं ना, उनको कहेंगे मार्ग। तो कितने मार्ग प्रोवाइड किए गए हैं? 235 रास्ते, आप कह दो रास्ते प्रोवाइड किए गए हैं। अच्छा देखो, यहाँ पे मैंने क्या बोला? उड़ान योजना के तहत। और उड़ान का ये तीसरा चरण चल रहा है। तो उड़ान क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहले आप इसकी फुल फॉर्म देखो, उड़े देश का आम नागरिक। ये भारत सरकार की एक योजना है। इसका उद्देश्य क्या है? आम लोगों को हवाई जहाज की यात्रा कम पैसों में उपलब्ध कराना। सिंपल शब्दों में मैं आपको बताऊं तो ये शुरू कब हुई थी? 27 अप्रैल 2017 को। ये भी आप याद रखना। और इस योजना के तहत पहली फ्लाइट कहां से कहां चली थी, ये मैं आपको बता रहा हूं, याद रखना, शिमला टू दिल्ली। और देखो, इसका अभी तीसरा चरण चल रहा है। अच्छा, आपको पता है ना, मैं आपको चीजें लिंक करके पढ़ाता हूं, तो यहां से मैं आपको कुछ पढ़ाऊं, तो उड़ान से आपको याद आना चाहिए, 11 जनवरी के करंट अफेयर्स में मैंने आपको पढ़ाया था, उड्डयन मंत्रालय ने 13 जल विमानों, 13 सी प्लेन के परिचालन को मंजूरी दी है। और उसमें से यह भी बताया था मैंने आपको, 13 में से
पहला अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के भीतर संचालित होगा? तो इस प्रश्न से आपको क्या याद रखना है कि उड़ान योजना के तीसरे चरण के तहत कितने मार्गों को पुरस्कृत किया गया है? तो आंसर होगा 235। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किसे हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2018 चुना है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नारी शक्ति को। तो देखिए अभी हाल ही में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2018 के लिए हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना है नारी शक्ति को। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूँ। वर्ड ऑफ द ईयर ऐसे शब्द को चुना जाता है जो पूरे साल भर सबसे ज्यादा चर्चा में रहा हो। और आपको बता दूं, पिछले साल ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने आधार को हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2017 चुना था और 2018 में किसको चुन लिया है? नारी शक्ति को। अच्छा देखो, अभी एक आध महीने के भीतर भीतर नवंबर दिसंबर में कुछ डिक्शनरीज ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर चुना है, तो आपको पता होगा। चलिए मैं आपको एक बार रिवीजन करा देता हूं उनका भी। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने टॉक्सिक को वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया था। अब शायद आप कंफ्यूज हो गए होंगे, मैंने क्या कहा? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने टॉक्सिक को वर्ड ऑफ द ईयर चुना, लेकिन प्रश्न में तो क्या लिखा हुआ है? इसने नारी शक्ति को चुना। तो शब्द को ध्यान से सुनना, फिर से रिपीट कर रहा हूं आप लोगों के लिए। अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2018 किसे चुना, तो आंसर लगाना टॉक्सिक। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है, तो आंसर लगाना नारी शक्ति। हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2018 है नारी शक्ति, और सिर्फ आपसे पूछे वर्ड ऑफ द ईयर 2018 है, तो आंसर होगा टॉक्सिक। उसी तरह से डिक्शनरी.com ने भी चुना था अपना वर्ड ऑफ द ईयर 2018 गलत जानकारी को। गलत जानकारी को। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किसे चुना था? नोमोफोबिया को। और मरियम वेबस्टर, ये एक अमेरिका की मोस्ट ट्रस्टेड ऑनलाइन डिक्शनरी है, उसने अपना वर्ड ऑफ द ईयर 2018 किसे चुना था? न्याय को। तो ये आप सारे याद रखना। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पुस्तक के तमिल अनुवाद ने साहित्यिक अनुवाद के लिए रोमन रोलैंड पुरस्कार जीता है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, द लाइफ ऑफ एन अननोन मैन। फ्रेंच में इसका नाम क्या है? ला विए दुन होम्स इन कोन्नु। तो इस प्रश्न को मैं आपको समझाता हूं। आंद्रे मकेन की एक पुस्तक है जिसका फ्रेंच में नाम क्या है? ला विए दुन होम्स इन कोन्नु। इंग्लिश में क्या कहते हैं? द लाइफ ऑफ एन अननोन मैन। तो इसका तमिल भाषा में अनुवाद किया गया है, ट्रांसलेशन किया गया है। तो इस तमिल अनुवाद ने, तमिल ट्रांसलेशन ने साहित्यिक अनुवाद के लिए रोमन रोलैंड पुरस्कार जीता है। अच्छा देखिए, आप लोग को पता है ना आप लोग मेरे लिए कितने खास हो, क्योंकि आप लोग मुझे दिल से सपोर्ट करते हो, इस वीडियोस को लाइक और शेयर करते हो रेगुलर बेसिस पे। तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ऑप्शन को इस तरह से सेट किया है कि मैं आपका कुछ रिविजन करा सकूं। तो देखिए ऑप्शन ए क्या है? वी आर डिस्प्लेस्ड। तो कुछ याद आया? थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा। तो इस थोड़ा थोड़ा को पूरा याद कराने के लिए ही तो मैं आया हूं यहाँ पे रिवीजन कंसेप्ट को लेकर के। तो 11 जनवरी के करंट अफेयर्स में मैंने आपको पढ़ाया था, वी आर डिस्प्लेस्ड नाम की पुस्तक को भारत में रिलीज किया गया है। अच्छा, इसे लिखा किसने था? तो मलाला यूसुफजई ने। अब मलाला यूसुफजई से आपको याद आना चाहिए कि इनको कब मिला था, तो आंसर होगा 2014 में। और इन्होंने ये शेयर किया था किसके साथ? कैलाश सत्यार्थी के साथ। ऑप्शन सी क्या है? ब्लू वाटर्स अहोय। तो दिसंबर में ही हमने ये पढ़ा था कि बुक के बारे में, इस बुक के बारे में जिसे रिलीज किसने किया था, तो आंसर होगा सुनील लांबा ने। कौन है सुनील लांबा? नेवल चीफ है। अच्छा, इस ब्लू वाटर्स अहोय नाम की बुक को लिखा किसने था? तो आंसर होगा पूर्व वाइस एडमिरल अनूप सिंह ने। ऑप्शन डी क्या है? ऑफ काउंसिल द चैलेंज ऑफ मोदी जेटली इकोनॉमी। ये भी मैंने आपको दिसंबर में ही पढ़ाई थी। और ये सारे के सारे आपको जो हमारा दिसंबर का वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है ना, ये वहां पे मिल जाएगा, आप देख सकते हो। अच्छा, इस बुक को लिखा किसने है? इसके राइटर कौन है? तो आंसर होगा अरविंद सुब्रमण्यम। फिर आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि अरविंद सुब्रमण्यम कौन है भैया? तो ये पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी कि फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है। अब फिर प्रश्न बनेगा, अगर ये पूर्व है तो वर्तमान में हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है, मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो फिर आंसर क्या होगा? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। और ये नाम भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी अभी दिसंबर में ही बने थे। तो इस प्रश्न से इतनी सारी जानकारी हम लेते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में गणतंत्र दिवस पत्रकारिता पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, डी एन चक्रवर्ती को। डी एन मतलब क्या हो गया? धीरेन्द्र नाथ चक्रवर्ती को। तो अभी हाल ही में असम गवर्नमेंट ने अनुभवी पत्रकार डी एन चक्रवर्ती को गणतंत्र दिवस पत्रकारिता पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया है। एक्चुअल में असम राज्य में डी एन चक्रवर्ती ने जो योगदान दिए हैं उसी के सम्मान में उन्हें ये पुरस्कार मिला है। अच्छा, तो एक बार फिर आप लोगों के लिए मैंने ऑप्शन को इस तरह से सेट किया है कि मैं आपका कुछ रिवीजन करा सकूं। ऑप्शन बी देखिए,
प्रोफेसर रतनलाल जी। तो 19 जनवरी के करंट अफेयर्स में मैंने आपको बताया था कि आप जापान पुरस्कार मिला था रतनलाल जी को। और 9 दिसंबर की करंट अफेयर्स में मैंने आपको फिर बताया था कि प्रोफेसर रतनलाल जी को मृदा क्षेत्र में 2018 का ग्लिंका वर्ल्ड सॉइल प्राइज मिला था। और इसी के साथ मैंने आपको बताया था रतनलाल जी को दुनिया के सबसे प्रभावशाली वैज्ञानिकों 2012 में शामिल भी किया गया था। ऑप्शन सी क्या है? सितांशु यशचंद्र। तो देखिए 24 जनवरी के करंट अफेयर्स की वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि गुजराती कवि सितांशु यशचंद्र को उनके काव्य संग्रह वकार के लिए मिला था सरस्वती सम्मान 2017। ऑप्शन डी क्या है? CNR राव। तो 23 जनवरी के करंट अफेयर्स की वीडियो में मैंने आपको बताया था CN राव को मटेरियल रिसर्च के लिए अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी हम लेते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पे दूसरा विश्व एकीकृत चिकित्सा मंच 2019 आयोजित किया गया? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गोवा में। तो अभी हाल ही में गोवा में दूसरा विश्व एकीकृत चिकित्सा मंच 2019 आयोजित किया गया। तो आयुष के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्रीपद यसो नायक ने इसका उद्घाटन किया है। अब मैंने क्या बोला? आयुष। तो आयुष की फुल फॉर्म आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बनेगी। ए से आयुर्वेदा, वाई से योगा एंड नेचुरोपैथी, यू से यूनानी, एस से सिद्धा और एच से होम्योपैथी। तो इस प्रश्न से आपको क्या याद रखना है कि दूसरा विश्व एकीकृत चिकित्सा मंच 2019 कहां पे आयोजित किया गया? गोवा में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पे भारत पर्व के चौथे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दिल्ली में। तो अभी हाल ही में पर्यटन मंत्रालय अन्य केंद्रीय मंत्रालयों के साथ मिलकर के 26 जनवरी से 31 जनवरी तक दिल्ली के लाल किले में भारत पर्व के चौथे संस्करण का आयोजन कर रहा है। ये कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को प्रदर्शित करेगा। अच्छा, इस भारत पर्व को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो देश के नागरिकों में देशभक्ति की भावना पैदा करना। तो इस प्रश्न से आपको याद रखना है भारत पर्व का चौथा संस्करण कहां पे? दिल्ली के लाल किले में। और कब से कब तक चलेगा? 26 जनवरी से 31 जनवरी तक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आपदा नियंत्रण के लिए भारत ने किस देश के तटरक्षकों के साथ अभ्यास आयोजित किया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जापान। तो अभी हाल ही में आपदा नियंत्रण, खोज और बचाव के लिए भारत और जापान के तटरक्षकों ने एक अभ्यास आयोजित किया है। और ये कहां पे किया है? जापान के याकोहामा तट पे इस अभ्यास को आयोजित किया है। तो अब हम बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो हमारा प्रश्न था, हाल ही में कॉमनवेल्थ लर्निंग ने किसे अपना सद्भावना दूत यानी कि गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन ए, कार्तियानी अम्मा। और देखिए आप सभी लोगों ने इसका उत्तर बिल्कुल सही दिया है, पर आप में से ज्यादातर लोगों ने इसके बारे में डिटेल में लिखा है। तो पहले तो उनकी मेहनत को मैं सल्यूट करता हूं और फिर विद रेस्पेक्ट उन सबके नाम मैं आपको बताता हूं। तो उनके नाम है लखविंदर, हर्ष, विशाखा, जीत, गरिमा, अनंत कुमार, अनमोल, अजीत, ज्योति, गंगेश, जाट जाटनी, अनुरिमा, संजय, हनी, आरती, शेखर, सिद्धार्थ, दीपेश, कांताजी, अनूप, स्टीटा, प्रज्ञान, हरदीप, आयुष, सोनिया, रेनू, क्रिस्टीना, शुभांशु, राजन, खुशबू, आकाश और राखी। देखिए मैं यहाँ पे उन्हीं लोगों के नाम बताता हूँ जो आंसर को डिटेल में लिखते हैं। ये आपको बात पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं आपका नाम भी यहाँ पे लिया जाए, आपका नाम भी पूरी दुनिया देखे, पूरी दुनिया सुने, तो आप आंसर को कोशिश किया कीजिए डिटेल में लिखो। अगर आपको डिटेल में नहीं आता तो आप गूगल पे सर्च मार के लिखो। उससे क्या होगा, आप में एक हैबिट डलेगी मेहनत करने की और आपको दो चीजें नहीं पता लगेगी। ये मैं आपको हमेशा कहता हूँ। अब हम बात करते हैं आज के वीडियो के क्विज की प्रश्न की। तो आज का हमारा प्रश्न है, हाल ही में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन ये रहे, आपका कमेंट बॉक्स वो रहा। कोशिश करना इस चीज को डिटेल में लिखो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप मुझे जरूर बताएं आपको ये करंट अफेयर्स की सीरीज कैसी लग रही है। और उससे भी जरूरी बात, आज का वीडियो आपको कैसा लगा है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखिए आप लोगों के कमेंट्स का मैं बेसब्री से इंतजार करता हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया है आप कमेंट में इतनी अच्छी बातें लिखते हो, इतना पॉजिटिव कर देते हो मुझे कि मैं एनर्जी से भर जाता हूं। और बस एक ही इच्छा होती है कि इस बार मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी है। तो आपको कमेंट ज़रूर करना है। और जो नए लोग इसे पहली बार देख रहे हैं, भैया आपको इस चैनल से फ़ायदा 100% होने वाला है। तो आप बिना सोचे इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद में जो पास में बेल आइकन आएगा उसे ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे। अब देखिए मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। 2 मिनट में एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, सबसे पहले आप मुझे उसका जवाब दें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या पूछना चाहता हूँ।
सबसे अंतिम बार भारत रत्न किसे मिला है? आपके ऑप्शन ये रहे, आपका आंसर क्या होगा? तो मेरे ख्याल से आपने आंसर लगाया होगा ऑप्शन ए, प्रणब मुखर्जी को, क्योंकि ये हमने कल ही देखा है। आपका दूसरा प्रश्न, क्वेश्चन वही है, ऑप्शन चेंज हो गए। सबसे अंतिम बार भारत रत्न किसे मिला? तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा? फिर से अगेन ऑप्शन ए, लेकिन ऑप्शन ए हमने चेंज कर दिया, नानाजी देशमुख को। अब आप ध्यान से सुनना, मैं क्या कहना चाहता हूं। आप एक बार पेपर देने गए, आपके ऊपर वाला प्रश्न आया, तो आप मार्केट में आकर के क्या कहते हो कि सबसे अंतिम बार किसे मिला है भारत रत्न? प्रणब मुखर्जी को। कोई दूसरा बच्चा पेपर देने गया और उसके दूसरा वाला प्रश्न आता है, तो फिर वो मार्केट में आके क्या कहता है कि सबसे अंतिम बार भारत रत्न किसे मिला है? नानाजी देशमुख को। तो यही पंगा हुआ। कल मैंने जो आपको एक प्रश्न बताया था कि सबसे पहला भारत रत्न किसे मिला है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। एक्चुअल में मैं आपको बता दूं, ये एग्जाम से लिया हुआ प्रश्न था जो मैंने आपको बताया था। लेकिन उसके बाद मैंने इसको काफ़ी सर्च मारा, क्योंकि एक बच्चे ने मुझसे पूछा। मैंने इसको सर्च मारा, तो कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि पहला किसको मिला है। एक्चुअल में 1954 को 3 जनों को मिला था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और सी राजगोपालाचारी को। तो अब आप पे डिपेंड करेगा आपके एग्जाम में किस तरह के ऑप्शंस आ रहे हैं। मान लो सर्वपल्ली राधाकृष्णन आ गया और बाकी 3 दूसरे ऑप्शन आ गए, तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले भारत रत्न किसे मिला था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। लेकिन अगर ऑप्शन में क्या आ गया? सीवी रमन आ गया और बाकी 3 कोई और ऑप्शन आ गए, तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले भारत रत्न किसको मिला था? सीवी रमन को। आप समझ रहे होंगे मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो मैं ये आपको बता दूं, इन्फॉर्म कर दूं, एक अपडेट कर रहा हूं, ठीक है? क्योंकि देखिए, हो सकता है, मुझे पता है आप लोगों में से अच्छे लोगों सारे, लेकिन आप में से भीड़ में कुछ 2 5 10 11 12 जने ऐसे हैं जो सिर्फ क्रिटिसाइज करने के लिए मुझे बैठे हुए, मेरी लेग पुलिंग करने के लिए या कमियां निकालने के लिए बैठे रहते हैं। वो उनको मौका मिलना चाहिए, थोड़ी सी गलती हो जाए फिर वो छोड़ते नहीं है मुझे। लेकिन मुझे उन लोगों की परवाह नहीं है, मुझे तो आप लोगों की परवाह है। वो चाहे कुछ भी सोचे दुनिया मेरे बारे में, कितना भी मेरे को क्रिटिसाइज करे, लेकिन मेरी जिम्मेदारी बनती है, अगर मुझे पता चलता है कि हाँ, यहाँ मुझे अपडेट करना चाहिए, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, बिना उन लोगों की चिंता किए जो नेगेटिव पर्सन है और जो गलत लिखते हैं या गलत सोचते हैं। आप देखेंगे हर वीडियो में आपको 10-15 तो डिसलाइक मिलेंगे ही, तो वो वही लोग छुपे हुए होते हैं जिनको आते ही उसे डिसलाइक करना ही, उन्हें कोई मतलब नहीं है वीडियो कैसा है। अगर मैं भगवान के बारे में भी वीडियो डालूंगा ना, तो वो उसे भी डिसलाइक कर देंगे। तो हमें ऐसे लोगों के बारे में नहीं सोचना है। जो मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग करेक्ट जीके ट्रिक्स।